वो बिस्तर पर लेटा बज़ाहिर फ़ोन में मगन था, मगर उसकी पूरी तवज्जो सोफ़े पर बैठी उँगलियाँ चिटकाती रिमशा की तरफ थी। काशान को उसके रवैये में कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी। ये बात खुश आइम थी। सोफ़े पर बैठी रिमशा ने चूर निगाहों से मोबाइल इस्तेमाल करते काशान को देखा और आहिस्तेगी से उठकर बिस्तर की तरफ बढ़ी। काशान भी उसका उठना नोट कर चुका था। जैसे ही वो कौशान के करीब तकिया उठाने के लिए झुकी, कौशान ने फौरन हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। वो सीधी उसके ऊपर आ गिरी। कौशान के लबों पर मुस्कुराहट थी। तो रिमशा घबरा गई और खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की उठने की कोशिश की, मगर कशान हैदर ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर कर दी। प्लीज छोड़े। रिमशा की आवाज में एहतजाज के साथ गुरेज भी था, मगर आज काशान उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। 7 महीने हो चुके थे। वो मुसलसल इसे इग्नोर की उसकी पेशकदमी झटकती आ रही थी। काशान हैदर अब मजीद इंतजार के मूड में नहीं था। वो थक गया था। उसे अपना और उसका रिश्ता बेहतर करना था, और ये इसी सूरत में मुमकिन था जब उसके बीच फासले खत्म हो जाते। वो आज इन फासलों को मिटाना चाहता था। इसलिए रिमशा के एहतजाज को खातिर में लाए बगैर उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए उसको बराबर में लिटाते किसी घटा की मानिंद उस पर छा गया। रिमशा का एहतजाज उसके लोगों पर दम तोड़ गया। उसके हाथ काशान हैदर के मजबूत हाथों में कैद थे। वो पिघलना नहीं चाहती थी। उस शख्स ने जो धोखा उसके साथ किया था उसे सजा देना चाहती थी, मगर ना जाने क्या असर था। काशान हैदर की कुर्बत में पहली बार उसकी बाहों में हल्की सी मज़ाहमत के बाद पिघलने लगी थी। काशान ने दुपट्टा उसके वजूद से अलग करके भरपूर नजरों से उसके दिलकश वजूद को देखा। रिमशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। काशान के लबों से मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने रिमोट से लाइट बंद कर दी। कमरे में अब सिर्फ तेज सांसों की आवाजें थी। दो दिल एक होकर धड़क रहे थे। काशान हैदर उसकी जिंदगी में 1 साल पहले आया था, जब वो उसे जानती भी नहीं थी कि वो कौन था। दर हकीकत एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाला सहलंगेज आवाज वाला कोई मर्द था। शुरू में रिमशा उसे डांटने के लिए उसकी कॉल उठाती थी, जो अपना नाम पता कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता रिमशा को उसकी आवाज सुनने की आदत सी पड़ गई थी, और उसे लाशौरी तौर पर उस शख्स की कॉल का इंतजार रहने लगा। वो किसी मजनू, किसी शायर की तरह उसकी तारीफें करता था। उससे रिमशा को कहीं पर देख रखा था। शुरू में तो वो उसकी तारीफों पर झंझलाती भड़क उठती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे उस शख्स के मुंह से अपनी तारीफें अच्छी लगने लगी थी। वो सर्दियों की रात थी, जब रोज की तरह रिमशा उससे बात कर रही थी। बातों बातों के दौरान रिमशा ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मुझे एक बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। आपने मुझे देख रखा है, मेरा नाम पता है, हर चीज से वाकिफ है, लेकिन मैं आपका नाम तक नहीं जानती। जवाब में उसने कहा, अगर नाम पता जानना है और मुझे देखना है तो मिल लो मुझसे। रिमशा को बुरा लगा। वो थोड़ा रूढ़ अंदाज में बोली, सॉरी, मैं किसी अजनबी से नहीं मिल सकती। जवाब में उसने हंस कर कहा, अजनबी कहा, अब हम दोस्त हैं। रिमशा तेज में आ गई। उसने मजीद कुछ कहे बगैर कॉल काटी, और अगले 2 दिन तक उसने उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो शख्स उसे अपने बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं था, वो क्यों उससे बात कर रही थी, क्यों खुद को उसका आदी कर रही थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि उस शख्स से दोबारा बात नहीं करेगी। मगर फिर एक रात उसका मैसेज आ गया, मेरी कॉल अटेंड करो, मैं तुम्हें सब बताने को तैयार हूँ। रिमशा ने कुछ सोचकर कॉल अटेंड कर ली। वो अपने बारे में सब सच बताने लगा। उसका नाम काशान हैदर था। हैदर इंडस्ट्रीज के मालिक, हैदर अली का इकलौता लख्त जिगर। कुछ अर्सा पहले रिमशा जब कॉलेज से फारिग हुई तो उस पर अचानक जॉब करने का खबत सवार हो गया। रिमशा एक ऐसे कारोबारी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, जहां औरतों को तालीम तो दिलवाई जाती थी, मगर उनका नौकरियां करना पसंद नहीं किया जाता था। बाबा, चाचू, भाई, कजन सब ने उसकी नौकरी करने की मुखालफत की, मगर चूंकि घर में छोटी और सबसे लाडली थी, इसीलिए बाबा उसकी आंखों में आंसू न देख सके और उन्हें इजाजत दे दी, और बाकी सबको भी चुप करवा दिया। और रिमशा ने बड़े शौक से सीवी बनवाई और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर अप्लाई करने लगी। मगर जो कि तालीम नामुकम्मल थी, तजर्बा भी नहीं था, तो कहीं से भी मुस्बत जवाब न मिला। 10 कंपनियों में रायजाई के करने के बाद जब वो 11वीं कंपनी में गई तो अच्छी खासी बददिल हो चुकी थी, और पक्का इरादा कर लिया था कि यहाँ भी जॉब ना मिली तो मजीद ट्राई नहीं करेगी। ये भी एक बड़ी कंपनी थी। यहाँ भी इंटरव्यू के दौरान ही वो समझ गई थी कि जॉब मिलना नामुमकिन है। वो बड़ी बददिल होकर कर आई। तमाम कजन ने उसका मजाक उड़ाकर उसे खूब शर्मिंदा किया। रिमशा ने उसी वक्त तौबा कर ली कि आइंदा
जॉब के बारे में सोचे भी नहीं। उन्हीं दिनों फूफो के बेटे की शादी थी। तमाम घर वालों के साथ वो भी लाहौर से फैसलाबाद चली गई। 2 हफ्ते वहां गुजरे। फिर जब शादी खत्म हुई तो वापस आकर वो अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में मसरूफ हो गई, क्योंकि बी.कॉम का रिजल्ट जो 2 महीने बाद आना था अब पहले आ चुका था, और उसे एमबीए करके के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना था। एक दिन वो सुबह गेट से निकल ही रही थी जब चौकीदार ने उसे एक लफाफा थमाया। उसे खोला तो हैरान रह गई। ये हैदर इंडस्ट्रीज की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर था, जहां लास्ट टाइम उसने इंटरव्यू दिया था। उसे पक्की उम्मीद थी कि नौकरी नहीं मिलेगी, मगर मगर अब वहां से लेटर आना उसे शॉक्ड कर गया। उसकी रिक्वायरमेंट पर तो वो कहीं से भी नहीं पूरी उतरती थी। फिर उन्होंने ना जाने वो लेटर क्यों भेजा था, लेकिन अब ये लेटर उसके किसी काम का नहीं था। जॉब के लिए वो अपना इरादा बदल चुकी थी। अब उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। एमबीए के बाद बाबा और चाचू ने कहा था कि वो अगर बिजनेस की तरफ आना चाहे तो उसे मना नहीं करेंगे, लेकिन जॉब वो अपने ऑफिस में ही कर सकेगी, जो कि बाबा चाचू लोगों का सबका मुश्तरका बिजनेस था। उसके अलावा वो कहीं नहीं करेगी। रिमशा ने एग्री कर लिया। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लिए वो चंद पल अफसोस भरी निगाहों से उसे देखती रही, फिर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। 3 दिन बाद उसे हैदर इंडस्ट्रीज से कॉल आ गई कि वो ज्वाइनिंग पर क्यों नहीं आ रही। रिमशा ने माजरत कर ली कि वो जाती वजूहात की बिना पर जॉब नहीं कर सकती। 1 हफ्ते बाद जब उसकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू हो चुकी थी तो अचानक से एक कॉल का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे पहले गुस्से, झंझलाहट और फिर आदी हो जाने की वजह से वो बात करने लगी। और अब 1 महीने बाद पता वो बता रहा था कि वो हैदर इंडस्ट्री का मालिक कशान हैदर है। जब रिमशा इंटरव्यू के लिए हैदर इंडस्ट्री में आई थी तो उस दिन वो लंदन जा रहा था। जाने से पहले बाबा से मिलने ऑफिस आया तो वहां वेटिंग रूम में बैठी एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी थी, जो कि रिमशा हयात थी। किसी को घास ना डालने वाला, इससे नामुतासिर होने वाला काशान हैदर पहली ही नजर की मोहब्बत का शिकार हो गया था। उस वक्त वो बहुत जल्दी में था। 2 हफ्तों बाद लंदन से वापसी पर उसके जहन में सिर्फ वही लड़की थी, और फौरन ऑफिस गया। पता किया तो मालूम हुआ उस लड़की रिमशा हयात को जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पर पूरी नहीं उतरती थी। काशान ने फौरन मैनेजर से कहकर अपॉइंटमेंट लेटर उसके घर भिजवा दिया। वो उस लड़की के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले चुका था। उसे हैरत हुई, वो कोई गरीब नहीं थी जो जॉब उसकी जरूरत होती। उसके बाबा ताया सबका मुश्तरका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। शायद वो शोकिया करना चाहती हो, मगर लेटर भिजवाने के 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब वो लड़की ना आई तो कशान ने उसे फोन करवाया, जिस पर उसने जॉब के लिए माजरत कर ली। मगर वो पता कर चुका था कि वो यूनिवर्सिटी जा रही है, इसलिए वो जॉब नहीं कर सकती। चंद दिन सोचने के बाद वो अपने नंबर से बगैर अपनी शिनाख्त जाहिर किए उससे बात करने लगा। जब भी उसका दीदार करने को दिल करता, उसके घर वाले रोड पर ही अपनी वो ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में बैठकर उसे यूनिवर्सिटी जाते दिखता। उसे बताकर हैरान करता कि आज वो फलाह कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही है। और अब जब वो अपने बारे में सब बता चुका था तो रिमशा भी अब उसे देखना चाहती थी। लिहाजा उसने कशान की रेस्टोरेंट वाली दावत कबूल कर ली। घर से वो यूनिवर्सिटी के लिए निकली और कशान से मिलने चली गई। और उसकी तौका से भी ज्यादा वो हैंडसम था, और सबसे बढ़कर उसका दीवाना था। रिमशा खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। कशान से रोज घंटों कॉल्स और मैसेजेस पर बात करती। हफ्ते में एक बार वो कहीं ना कहीं मिलते। एक दिन कशान ने उसे प्रपोज कर दिया। रिमशा परेशान हो गई। अगर कशान हैदर उसे दिलो जान से पसंद था, मगर उसे शादी करना नामुमकिन था, क्योंकि रिमशा की फैमिली पठान थी और उनके यहाँ खानदान से बाहर रिश्ता करने का रवाज ही नहीं था। रिमशा की निस्बत बचपन से अपने कजन फरजान से तय थी। कुछ दिनों से वो सोच रही थी कि कशान हैदर से वजीद ताल्लुक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे शादी तो किसी सूरत नहीं हो सकती। इसलिए पहले जो वो बेख्तियारी में उसकी आदी होकर उसकी दोस्ती कर बैठी थी, अब अपनी फीलिंग्स और फ्यूचर के मुमकिन खतरात से डरकर उससे आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक खत्म करने का सोचने लगी। मगर अभी वो अमल दरामद ना कर सकी थी जब कशान ने उसे रेस्टोरेंट में बुलाकर प्रपोज कर दिया। रेमशा ने अपनी मजबूरियां बताते उससे माजरत कर ली। कशान हैदर शॉक्ड रह गया। उसे रिमशा से इनकार की तौका नहीं थी। और इनकार करने के बाद कशान हैदर को हैरान परेशान छोड़कर चली गई और फिर उससे राब्ता नहीं किया। अगरचे दिल पर बहुत बोझ था, हालत खराब थी। वो खुद उसे इनकार करके सख्त दुखी थी, मगर वो क्या करती।
घर वालों की इज्जत, उनके असूलों को अपनी खुशी के लिए कुर्बान नहीं कर सकती थी। जिस माँ बाप ने उसे 22 साल तक आसाइशों में पाला था, उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी, उनकी इज्जत को खाक में नहीं मिला सकती थी। इसलिए अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत कुर्बान कराई। कई घंटों तक वो रोती रही। उसे लगा काशान हैदर उसे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा, मगर 2 दिन बाद उसकी कॉल आ गई। वही हंसती मुस्कुराती खुशबाश आवाज। रिमशा हैरान रह गई और बड़ी नॉर्मल अंदाज में उससे कह रहा था, देखो यार, मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ। हम एकदम से मुकम्मल तौर पर कांटेक्ट खत्म नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और मैं किसी और की तरफ माइल नहीं हो जाता। हम दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना? इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? रिमशा ने हाँ कर दी और दोस्त बनकर साथ देने का वादा कर दिया। कुछ दिनों के बाद घर में उसके निकाह की बात होने लगी, क्योंकि उसका मंगेतर फरजान, जो उसके बड़े चचा का बेटा था, दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी से डिग्री मुकम्मल करके आ रहा था। सबने मिलकर तय कर लिया कि पहले धूमधाम से निकाह कर दिया जाएगा। और जब फरजान बिजनेस में अच्छी तरह अपने कदम जमा लेगा तो 1 डेढ़ साल तक रुखसती भी कर देंगे। रिमशा की अब हालत खराब हो रही थी। फरजान की शादी से ख्याल से इसे वहशत सी हो रही थी। कुछ दिनों बाद फरजान भी आ गया था। रिमशा, जो कशान हैदर के लिए अफसरदा थी, पहली बार गौर से फरजान को देखती और उसका मुआयना कशान हैदर से करती। अगरचे वो कशान हैदर जैसा हैंडसम तो नहीं था, मगर फिर भी अच्छा भला था। वो यही सोचकर खुद को तसल्ली देती और अपने आप को कुछ हद तक नॉर्मल कर लेती। कशान को हल्के फुल्के अंदाज में अपने निकाह का बताती, जिस पर वो चंद लम्हों के लिए तो वो खामोश हो गया। फिर मुस्कुराती आवाज में से मुबारकबाद देने के साथ साथ अपने बारे में भी बताने लगा। उसके बाबा के एक दोस्त की बेटी, जो कि अमेरिका से आई, उसमें दिलचस्पी ले रही है। घर वाले उसी के साथ रिश्ता करना चाहते हैं। अगरचा उसे कोई इतराज तो नहीं, मगर वो थोड़ा कंफ्यूज है कि ना जाने किस मिजाज की होगी। और रिमशा से रिक्वेस्ट करने लगा कि तुम मेरे साथ उस लड़की से मिलने चलो और उससे बात करके बताओ कि वो मेरे लिए कैसी रहेगी, अच्छी बीवी साबित होगी या नहीं। रिमशा, जो उसका दिल तोड़कर पहले ही गिल्ट में थी, मजीद चाहने के बावजूद उसको इनकार न कर पाई। उसके बुलाने पर चली गई। कशान उसे यूनी के गेट के से पिक करके 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद एक फ्लैट के सामने ले आया। रिमशा फ्लैट को देखकर ताज्जुब में मुब्तला हो गई, जिस पर कशान ने उसे कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? रिमशा शर्मिंदा हो गई। वाकई इन 3 महीनों में जितनी बार भी वो कशान से मिली थी, चंद एक बार ही हाथ पकड़ने के अलावा उसने कभी उसे छूने की कोशिश भी नहीं की थी। फिर वो कैसे एतबार न करती भला? लिहाजा वो कशान के साथ अंदर चली गई, मगर फ्लैट खाली देखकर वो चौंक उठी और कशान से उस लड़की के बारे में पूछने लगी। तो कशान कहने लगा, वो बस आने वाली है, तुम अंदर तो चलो। और इसे कमरे में ले जाकर बैठने का कहते बाहर निकल गया। रमशा बैठ तो गई थी, मगर उसे अजीब सी किस्म की घबराहट और बेचैनी हो रही थी। छठी उसे बार बार खतरे का एहसास दिला रही थी। वो फौरी तौर पर यहाँ से जाने का फैसला करती सोफे से उठ खड़ी हुई। उसी वक्त कशान दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ, खैरियत है? वो उसे खड़ा देखकर बोला। वो कशान, मुझे घर से कॉल आई है, छोटी ताई की तबीयत ठीक नहीं है, फौरी तौर पर पहुंचना है। शीजा से मैं फिर किसी दिन मिल लूंगी, अब प्लीज मुझे वापस छोड़ाइए। फौरी तौर पर यही बहाना उसके जहन में आया था। ये कहते उसके करीब से गुजरने लगी थी जब कशान हैदर ने उसकी कलाई को थाम लिया था। रिमशा का दिल धक से रह गया। कशान हैदर के चेहरे पर एक अजीब किस्म का तासुर था। नहीं रिमशा, हयात, तुम ऐसे नहीं जा सकती। उसका लहजा सर था। क्या मतलब? रिमशा ने हरासा होकर उसे देखा। तुमने मुझे कोई आम या बेवकूफ शख्स समझ लिया है, जिसके साथ 3 महीने आशिकी का खेल खेल कर आखिर में इनकार कर दोगी और वो चुपचाप सब्र करके पीछे हट जाएगा? नहीं रिमशा हयात, मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ। मैं काशान हैदर हूँ, हैदर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, तुम्हारा वो 2 टके का सड़क छाप कजन, जिससे तुम निकाह करने का सोच रही हो। चाहूं तो उसे 2 मिनट में इस रोई जमीन से गायब कर दूं और तुम्हारा खानदान क्यामत तक कसूर ढूंढता रह जाए। मगर उसका इस सब में कसूर नहीं है। कसूरवार तुम हो, जो पहले मेरे साथ मजे करती रही और अब जब शादी की बारी आई तो अपने खानदान का नाम नहाद बकवास असूलों का रोना रोते पीछे हट गई। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम पर अपना कीमती टाइम तुम्हारे दिल लगी के लिए बर्बाद नहीं किया। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाऊं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करोगे, समझी? कशान हैदर ने सुलगते लहजे में उंगली उठाकर से कहा था।
रिमशा की तो वो हालत थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। काशान हैरत की तमाम बातें सुनते वो सुन वजूद से और सनसनाते दिमाग के साथ सुन रही थी, लेकिन उसके निकाह वाली बात पर झटका खाकर देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बुरी तरह से दहल उठी। क्यों नहीं हो सकता? काशान हैदर ने उसे तेज नजर से घूरा। 3 महीने इश्क आशिकी का चक्कर चला सकती है और शादी नहीं कर सकती। मैंने फोन कर दिया है अपने दोस्त को, वो अभी इसी वक्त निकाह और गुआह लेकर आ रहा है। तुम इस फ्लैट से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम नहीं लग जाता। काशान हैदर की बात पर रिमशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर सिवाय बेरहमी और सख्ती के कोई तासुर नहीं था। प्लीज काशान, ऐसा मत करो। मैं अपने घर वालों को की इज्जत खाक में नहीं मिला सकती। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूरा खानदान मुझ पर थू थू करेगा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वो रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर बोली। काशान हैदर ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। किसी को मुंह दिखाने लायक तो तुम अब भी नहीं रहोगी जब निकाह नहीं करोगी मुझसे, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रही बात बर्बादी की, तो मुझसे शादी के बाद तुम बर्बाद नहीं बल्कि आबाद हो जाओगी। वो इसके जोड़े हाथ अपने हाथों में थामते हुए स्पार्ट लहजे में बोला। रिमशा बुरी तरह रोने और उसकी मिन्नतें करने लगी। उसे सख्त पछतावा हो रहा था कि उस पर एतबार करके यहाँ आई ही क्यों। उसकी मिन्नतें करके थक गई थी। काशान हैदर किसी सूरत मानने पर तैयार ही नहीं था। उसी वक्त काशान के दोस्त मौलवी और गवाहों को लेकर आ गया। रिमशा किसी सूरत निकाह को मानने को तैयार नहीं हो रही थी। काशान ने उन सबको दूसरे कमरे में बिठाने के बाद रिमशा के पास आया, जहाँ वो सोफे पर बैठी रो रही थी। काशान ने दरवाजा लॉक कर दिया। रिमशा का दिल उछलकर हलक में आ गया। अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं काशान? काशान ने चुपचाप स्पार्ट तासुरात के साथ उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में लिया तो बेयकीनी से चीख पड़ी। ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर तुम्हारी हठ धर्मी मुझे मजबूर कर रही है ऐसा करने पर, क्योंकि ये तो तय है, मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम्हें पाने के बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसकी सफाकी बड़े जुमलों ने रिमशा को सिस्से कर दिया। उसकी आंसुओं से भीगी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें बेयकीनी और खौफ से फैल गई। जब काशान हैदर उसे लिए बेड की तरफ बढ़ा तो उसके खतरनाक इरादे देखकर रिमशा के जैसे जान निकल गई। मैं तैयार हूं निकाह के लिए। वो जल्दी से बोल उठी। काशान हैदर के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे अपने गिरफ्त से आजाद कर गया। रिमशा गहरी सांस लेने लगी। काशान ने कारपेट पर पड़ी सुरख चादर उठाकर रिमशा की तरफ बढ़ाई, जिसे वो कुछ देर पहले फेंक चुकी थी। ये चादर काशान लाया था निकाह के लिए। अब उसने खामोशी से थाम ली और अपने बेटे के ऊपर ओढ़ दी। वजूद तो छुप चुका था, मगर चेहरा आया था। काशान ने उसका हाथ थाम लिया और कमरे से बाहर निकलने से पहले उसके चेहरे पर चादर का पल्लू गिराकर मुकम्मल कवर कर दिया और दूसरे कमरे में ले आया। कुछ देर के बाद वो रिमशा हयात से रिमशा काशान हैदर बन चुकी थी। काशान अपने दोस्तों को रुखसत करके कमरे में आया तो वो बैठी रो रही थी। काशान हैदर उसके पास बैठा। अब तो रोना धोना बंद करो जानम, खबर भी एक हो गए हैं, खुशी का मौका है। मसरूर लहजे में कहते उसने रिमशा के हाथ थामने चाहे, मगर वो बुरी तरह भड़क उठी। हाथ मत लगाना काशान हैदर, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। धोखे से बुलाया तुमने और ये निकाह पर मजबूर कर दिया। अपना मकसद हासिल कर लिया, मगर मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो बुरी तरह रो रही थी। काशान हैदर को उसके रोने पर तकलीफ हुई, मगर वो उसे मजबूरी नहीं समझा सकता था। दिल किसी भी तरह उसके बगैर रहने को तैयार ही नहीं था। तभी तो मजबूर होकर उसने ऐसा कदम उठाया था। और अब जब चाहा वो सोचकर मुतमईन था कि उसकी हो चुकी है। दुनिया की कोई ताकत उसे काशान हैदर से नहीं छीन सकती। वहां उसका रोना भी उसे बेचैन कर रहा था। उजारों की तार रोती रिमशा को संभालते और समझाने के लिए उसके करीब हुआ, मगर वो कोई और ही मतलब समझकर बदक गई। मेरी करीब मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। लड़खड़ाते कमजोर लहजे में उसने काशान को धमकी दी, जिस पर काशान गहरा मुस्कुराया। क्यों करीब ना हो? बीवी हो मेरी, हक है मेरा तुम पर। वो मायनी खेज लहजे में बोला। रिमशा ने वहशत भरी निगाहों से उसे देखा। अगर मेरे करीब आए, मुझसे जबरदस्ती की तो खुदा की कसम, यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी जान ले लूंगी। रिमशा का लहजा मजबूत था। साफ लगता था कि वो जो कह रही है उस पर अमल करने में हिचकिचाएगी नहीं। काशान हैदर का उससे हक वसूल करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं था। उसने मुस्कुरा कर बोला,
बेफिक्र हो यार, अभी सुहागरात मनाने का कोई इरादा नहीं है। तुम अब मेरी हो चुकी हो। मैं जब चाहूँ तुमसे फिजिकल रिलेशन बना सकता हूँ। कौन रख सकता है मुझे? तुम भी नहीं। मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है। आराम से सही वक्त आने पर तुमसे भरपूर तरीके से अपना हक वसूल करूंगा। अभी चलो, तुम्हें वापस छोड़ा था। उसकी बेबाकी पर रिमशा का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गया। फिर वो उसके कहने पर उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दिया। वहां से वो अपनी गाड़ी में घर आ गई। घर आकर कितनी ही देर वो ये सोचकर हैरान होती रही कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। बार बार से खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी उस शख्स से दोस्ती करने और उसकी मोहब्बत में पड़ने की, जब पहले से ही मालूम था कि शादी नहीं कर सकेगी। जो होना था वो तो हो चुका था। अब ये ख्याल उसका दिल दहला रहा था कि फरहान से निकाह होने को वो कैसे रोकेगी और काशान से अपना निकाह कैसे और कब तक छुपाएगी। ये ख्याल उसे पागल कर रहे थे। घर में फरजान से उसके निकाह की तैयारियां होने लगी थी और रिमशा ये सब बेबसी से दिख रही थी। निकाह में एक हफ्ता रहता था जब एक दिन वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी कि अचानक उसका छोटा भाई फहद उसे लेने पहुंच गया। न जाने क्या मसला हुआ था घर में। रिमशा का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से धड़क रहा था। उसने मेरात से रास्ते में फहद से पूछने की भी कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं बताया। उसका अंदाज संजीदा और सख्त था। जैसे ही वो घर आई और लाउंज में कदम रखा, वहां बैठे काशान हैदर को देख के इसके सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। लम्हों में चेहरा सफेद पड़ गया। बाबा, चचा, भाई, कजन, सबके चेहरों पर सर्दपन था। सबकी नजरें उस पर थी जो जर्द चेहरे के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी टांगों पे खड़ी थी। क्या तुमने इस शख्स से निकाह किया है? बाबा ने उसके करीब आकर पूछा। दुनिया जहान की सख्ती थी उनके लहजे में। जवाब दो। वो दहाड़े। रिमशा लड़स गई। डरो मत रिमशा, हमने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया है, बता दो अपने बाबा को। कशान ने उठकर उसके करीब आते तसल्ली दी। रिमशा ने नफरत भरी एक निगाह उस पर डाली। दिल किया इस शख्स का खून कर दे। बाबा, वो हाँ या ना में जवाब दो सिर्फ। वो बाबा को उस शख्स के बारे में बताना चाहती थी कि किस तरह उसने धोखे में बुलाकर जबरदस्ती निकाह किया, मगर उन्होंने इसकी बात काट दी। रिमशा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने पूछा हाँ या ना, ये सिग्नेचर तुम्हारे है ना? हयात खान ने गर्ज कर उसकी बात काट दी और टेबल पर पड़े पेपर्स उठाकर उसके सामने किए। रिमशा ने धुंधलाती निगाहों से देखा। वो उसका और काशान का निकाहनामा था। हाँ बाबा, लेकिन वो वजाहत करना चाहती थी, मगर हयात खान ने मौका ही नहीं दिया। जिस बेटी को उन्होंने आज तक किसी फूलों की छड़ी से नहीं छुआ था, उस बेटी के नाजुक गाल पर उनका जोरदार तमाचा पड़ा था। रिमशा लड़खड़ा गई। ले जाओ इस लड़की को। आज के बाद मेरा और मेरे खानदान का इससे कोई वास्ता नहीं। हयात खान ने सर लहजे में खामोश खड़े काशान हैदर से कहा। तो रिमशा तड़प उठी। नहीं बाबा, ऐसा मत करें प्लीज। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती, मुझे मुआफ कर दें। वो तड़प तड़प कर रोने और फरियाद करने लगी। हयात खान एक आखिरी नफरत भरी निगाह उस पर डालकर अपने कमरे में चले गए। वहां खड़े सब अफराद, उसके चचा, चच्ची जात, ताई, कजन, सबके चेहरों पर उसके लिए गसीले और नफरत बड़े तासुरात थे। सिर्फ उसकी मां रो रही थी। कशान हैदर ने एक निगाह सब पर डाली और रोती हुई रिमशा का हाथ मजबूती से थामकर वहां से निकल गई। गाड़ी में सारे रास्ते वो रोती और कशान को बुरा बुला कहती आई, जिसे वो कान लपेटे सुनता रहा। कशान हैदर का घर भी तमाम आसाइशों से लेस बहुत खूबसूरत घर था। वो रिमशा के एहतजाज को खाते में नहलाते उसका हाथ पकड़े, उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया और सोफे पर धकेल दिया। रिमशा जो बिछड़ी हुई थी, अगले ही पल संभल कर उठते कशान हैदर का गिरेबान थाम लिया। बहुत ही घटिया इंसान हो। क्या मिला? मेरे रिश्ते छीनकर, मुझे घर वालों की नजरों में गिराकर, ऊंची ही तुम मिली हो। कशान ने आराम से कहते अपना गिरेबान उससे छुड़ाया और एक बार फिर से उसे सोफे पर धकेल कर कमरे से बाहर निकल गया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रिमशा उठकर उसके पीछे भागी, मगर तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। वो रोते हुए दरवाजे को पीटते हुए कसान हैदर को बददुआएं देने लगी। फिर रोते रोते वहीं कारपेट पर सो गई। कई घंटों बाद कसान आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नजर सीधी कारपेट पर सोई रिमशा पर पड़ी। आंसू उसकी सुर्ख गालों पर जम चुके थे। कसान हैदर को एक पल के लिए अफसोस सा हुआ, मगर फिर वो सर झटक गया। अगर उसके आंसू का ख्याल करता तो उसे कभी हासिल न कर सकता। ये बेवकूफ लड़की तो अपनी मोहब्बत कुर्बान करने चली थी।
मगर कशान हैदर के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मदम सासू का शोर बता रहा था कि गहरी नींद में थी। कशान आहिस्तगी से उसके करीब बैठ गया। वो सीधी लेटी हुई थी, दुपट्टा आधा उसके नीचे, आधा साइड पर पड़ा था। गहरे गले की फिटिंग वाली शर्ट में उसका नाजुक सा दिलकश सरापा बिल्कुल नुमाया था। कशान को पहले मर्तबा अंदाजा हो रहा था कि कितनी फिट और स्मार्ट है। तन्हाई, कुर्बत, मोहब्बत और सबसे बढ़कर रिश्ते का इस्तेहकाक, वो बेख्तियार होता उस पर झुका। उसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूने लगा। प्रेम शनीन में किसी की सांसों के एहसास से खसखसाई और अगली पल उसकी आंख खुल गई। नजर सीधे अपनी गर्दन पर झुके कशान हैदर पर गई। पहले तो वो कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और उसके साथ हो क्या रहा है। फिर राख होते ही एकदम उसने कशान हैदर को खुद से दूर धकेला और फुर्ती से उठ के, क्या कर रहे थे? मेरी नींद का फायदा उठा रहे थे? वो तेज लहजे में खौराई। कशान हैदर ने भनवे ऊंची करके उसे देखा। तुम पर हक जताने के लिए मुझे तुम्हारी नींद का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। ये काम मैं तुम्हारे होशो हवास में भी कर सकता हूँ, वो जताते हुए लहजे में बोला। रिमशा ने उसे खूनख्वार निगाहों से देखा और चेहरा फेर लिया। कशान ने नर्म लहजे में कहा, उठो, फ्रेश हो जाओ, डिनर के लिए चलते हैं। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे वालिदैन वक्ती तौर पर गुस्सा होंगे, कुछ अरसे बाद मान जाएंगे। वो कारपेट से उठते हुए बोला। रिमशा ने जलती निगाहों से उसे देखा। वो मेरे वालिदैन है, मुझे पता है कि क़यामत तक नहीं मानेंगे। मैंने अपने रिश्ते खो दिए आपकी वजह से, मगर इतना याद रखना, खुशी आपको भी नसीब नहीं होगी। कभी पा नहीं सकेंगे मुझे। हर लम्हा, हर पल मेरी नफरत झेलनी पड़ेगी। वो तनफ्फुर भरी निगाहों से देखते हुए जहरखान लहजे में बोली। कशान ने ब्रूज खाकर उसे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब करते जताती निगाहों से बोला, चैलेंज मत करो, तुम्हें पाना कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। रिमशा ने तिल मिलाकर उसे दूर धकेला। हवसप्रस्त मर्द हो ना, इसीलिए सोच सिर्फ जिस्म तक ही जाती है। लेकिन याद रखना, मेरी रजामंदी से तुम मेरे जिस्म तक रसाई कभी हासिल नहीं कर सकोगे। अगर जबरदस्ती करोगे तो मेरे दिल में अपने लिए नफरत बढ़ाओगे। उसका अंदाज वार्निंग देने वाला था। कशा ने बड़ी मुश्किल से लफ्ज हवस पर अपना गुस्सा कंट्रोल किया, पलट कर कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद वापस आया तो उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, जिसने टेबल पर रख दी। रिमशा हनूस कारपेट पर बैठी थी। तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? कशान ने उससे मुखातिब होकर पूछा था, जैसे उनके बीच सिर्फ नॉर्मल हो। रिमशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो कशान ने ट्रे उसके सामने रखते कॉर्पेट पर रखी और खुद भी साथ बैठ गया। चावलों का चम्मच भरकर उसने रिमशा की तरफ बढ़ाया, मगर वो एक सुलगती हुई तनफ्फुर भरी निगाह कशान ने हैदर पर डालकर रुक फेंकी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। वो रात रिमशा ने कारपेट पर बैठे बैठे रोते हुए गुजारी। सुबह कशान कमरे में आया तो वो सोफे पर सुकड़ी सिमटी सो रही थी। एसी की वजह से ठंड ज्यादा हो गई थी। कशान ने इस एसी की स्पीड कम करते उस पर कंबल डाल दिया। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया। वो दुखते सर को पकड़ते उठी और वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी से चेहरे की जलन कम करने की कोशिश करती रही। काफी देर बाद जब वो कमरे में आई तो कशान के साथ बैठी एक पुरवकार सी औरत को देखकर ठटक सी गई। वो औरत खुद ही रिमशा की तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। रिमशा बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। उसने रिमशा का हाथ थाम कर उसे सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके करीब बैठकर कहने लगी, बेटा, मैं कशान की मम्मी हूँ। कशान ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर मुझे और उसके बाबा को अफसोस है। हम दोनों लंदन में थे, अगर यहाँ होते तो ऐसा ना करने देते। कल रात ही उसने मुझे बताया और मैंने आज ही फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गई। हैदर बिजी थे और वो कुछ दिनों में आएंगे। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे वालिदैन को मना लेंगे। मिसेस हैदर नर्म लहजे में उसे तसल्लियां दे रही थी। रिमशा की आंखों में आंसू आ गए। वो कभी नहीं मानेंगे, उसने भराई हुई आवाज में बमुश्किल कहा। मिसेस हैदर ने ताज्जुब से काशान को देखा तो नजरें चुरा गया। मैंने कहा ना बेटा, हम किसी न किसी तरह उन्हें मना लेंगे। पहले तो हम चलकर लंच करते हैं। काशान बता रहा था कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। बुरी बात है बेटा, यूं भूख हड़ताल करने से मसाले हल नहीं होते हैं। मिसेस हैदर बड़े प्यार से बोलती उसे अपने हमरा डाइनिंग हॉल में ले आई थी और रिमशा चाहकर भी उनके साथ रूडली बिहेव ना कर सकी थी। फिर मिसेस हैदर ने जबरदस्ती उसे बहुत कुछ खिला दिया। खाने के दौरान कशान बिल्कुल खामोश रहा। मिसेस हैदर उसे मुकम्मल इग्नोर किए, पूरी तवज्जो
रिमशा पर मरकूज कर रही थी। खाने के बाद उसे अपना घर दिखाने लगी। फिर काफी देर तक वो टीवी लॉन्च में उसके साथ बैठी हल्की फुल्की बातें करती रही। उसे अपनी और कशान के बाप की लव मैरिज के किस्से सुनाती रही। रिमशा उनकी बातों में लगकर कुछ वक्त के लिए अपना गम भूल गई थी। फिर रात तक मिसेस हैदर ने उसे अपने साथ मसरूफ ही रखा। खाने के टेबल पर भी कशान भी था। रिमशा ने उसे मुकम्मल इग्नोर किया। खाने के बाद कशान ने उसे कमरे में चलने को कहा तो रिमशा का चेहरा सर्द हो गया। वो लब भींच गई। मिसेस हैदर ने बगौर उसका रिएक्शन देखा और बेटे से मुखातिब होकर कहा, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी फिलहाल। मगर क्यों मम्मी, बीवी है मेरी। कशान ने हैरानगी से माँ की तरफ देखा। लहजा एहतजाज बड़ा था। मत भूलो कशान, तुम्हारी शादी नॉर्मल हालात में नहीं हुई। रिमशा भी मेंटली डिस्टर्ब है। जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। तब तक ये अलग कमरे में रहेगी। मिसेस हैदर की बात पर जहां रिमशा पुरसुकून हुई वहां कशान ने सफाकी भरी निगाहों से अपनी माँ को देखा और पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। फिर रिमशा अलग कमरे में रहने लगी। उससे नागवारी की वजह से मिसेस हैदर ने कशान को सख्ती से मना कर दिया कि उसके कमरे की तरफ जाने का सोचे भी नहीं। वो आह भर के रह गया। रिमशा से उसका सामना सिर्फ खाने और नाश्ते की टेबल पर होता था। माँ की मौजूदगी में उसे कुछ कह नहीं सकता था। कुछ दिनों में हैदर मलिक लंदन से वापस आ गए। मिसेस हैदर की तरह उन्होंने भी बेटी की हरकत पर रिमशा से माजरत करने के साथ साथ उसके माँ बाप को मनाने का वादा किया। फिर हैदर मलिक और मिसेस हैदर ने आपस में मशवरा करने के बाद कशान और रिमशा का वलीमा करने का फैसला किया। वलीमे का कार्ड लेकर वो हयात खान के घर गए मगर उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। ये बात रिमशा से छुपा ली गई। उसे कहा गया कि गार्ड भिजवा दिया गया था। वलीमे में शहर के कितने बड़े अमीर कबीर लोग आए थे। बैरून मुल्क से भी मेहमान थे। मिसेस हैदर ने रिमशा के गोल्डन कलर का पैरों को छूता फ्रॉक तैयार करवाया। गोल्डन ज्वेलरी और मेकअप ने उसे बेतहाशा हसीन बना दिया था। कशान भी ब्लैक थ्री पीस सूट में हैंडसम लग रहा था। रिमशा उसे खुश देखकर दिल में तिल मिला रही थी। आखिरी वक्त उसे लाशोरी तौर पर अपने माँ बाप का इंतजार रहा जबकि जानती थी कि वो कभी नहीं आएंगे। मिसेस हैदर उसे रात को कशान के कमरे में बहुत सारी हदायत देकर छोड़ गई थी। कशान आया तो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी नोच नोच कर अपना जेवर उतार रही थी। कशान दरवाजा लॉक करके आहिस्तगी से चलता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। हिमसा ने तलख निगाह उस पर डाली और आईने के सामने से हटने लगी। कशान ने उसकी कलाई थाम ली। बाजू छोड़े मेरा। वो तीर मिलाई। ना छोड़ू तो। कशान ने उसकी आंखों में झांका। जहाँ कशान हैदर की आंखों में शोकी थी वहां रिमशा की आंखों में खून ख्वार तासुर था। मिस्टर काशान हैदर, इस तरह की छोटी हरकतें दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे नफरत है आपसे। जिस तरह मुझसे मेरे खूनी रिश्ते छीन गए इस तरह अब मेरी जात से आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी। वो नफरत भरी लहजे में बोली, देखो रिमशा, मैंने जो किया दिल के हाथों मजबूर होकर किया। अगर तुम मुझे इनकार ना करती, मेरा साथ देने की यकीन दहानी करवा देती तो मैं कुछ ना करती कि तुम्हारे वालिदैन को हमारे रिश्ते के लिए राजी कर ही लेता। मगर तुम तो बड़ी आसानी से मुझे इनकार करके अपने कजन से निकाह पर तैयार हो गई थी। तुम्हारी मोहब्बत कमजोर थी तभी तुम बड़ी आसानी से मुझसे दस्तबरदार हो गई थी जबकि मेरी मोहब्बत कमजोर नहीं थी। तुमसे दस्तबरदार होना मेरे लिए नामुमकिन था इसलिए मैंने मजबूर होकर वो कदम उठाया। तुम अकेले मुझे दोष नहीं दे सकती। इस सब की असल जिम्मेदार तुम खुद हो। कशान ने संजीदगी से कहा। रिमशा ने पहले हैरानगी से फिर गुस्से से उसे देखा और अपना बाजू छुड़ाकर ड्रेसिंग रूम में चले गई। कुछ देर के बाद चेंज करके वो आई तो कशान लाइट बल्ब ऑन के बेड पर लेटा हुआ था। रिमशा ने आगे बढ़कर बेड से तकिया उठाया सोफे पर आ गई। सोफा पर क्यों सो रही हो? कशान के पूछने पर रिमशा ने लब पेच ली। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ रिमशा। काफी देर इंतजार के बावजूद जवाब न आया तो बेड से उठकर बैठा। मिस्टर कशान हैदर, मुझे आपके साथ बेड शेयर नहीं करना। अगर जरा भी इज्जत नफ्स अजीज है तो मेरे मुंह लगने से गुरेज करें। तिलमिलाहट मेरे अंदाज पे जवाब दे दे। उसने सर तक चादर तान ली। कशान कुछ देर देखता रहा फिर गहरी सांस लेकर सोने के लिए लेट गया। बावजूद कोशिश के उसे नींद नहीं आई। सारी रात वो जागता रहा। फिर फजर के करीब जाकर आंख लगी और दिन चढ़ने चढ़े खुली। रिमशा कमरे में नहीं थी। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे लाउंज में माँ के साथ बैठी नजर आई। माँ नक्सक तैयार किए कहीं जाने के लिए रेडी बैठी थी। बेटा कशान उठ गया? इसके लिए मुलाजमा से कहकर नाश्ता करवाओ।
नाश्ता काशान को आता देख मिसेस हैदर ने रिमशा से कहा और खुद को शान के किसी सोशल गैदरिंग में जाने का कहकर बाहर निकल गई। काशान वहीं सोफे पर बैठा और रिमोट से टीवी ऑन किया। रिमशा उठकर गार्डन की तरफ निकल गई। वो जो ये सोच रहा था कि माँ के ऑर्डर के मुताबिक मुलाजमा से उसके नाश्ता तैयार करवाएगी, उसी गार्डन की तरफ जाते देख अपना सा मुंह लेकर रह गया। फिर शबो रोज यूं ही गुजरने लगे। रिमशा अपने कमरे में से बाहर ही हर जगह इग्नोर करती उसे। वो मुखातिब होता तो जवाब न देती। पहले तो उसने बहुत कोशिश की कि रिमशा का दिल साफ करके अपना रिश्ता ठीक कर ले, मगर उसकी तरफ से मुसलसल नफरत और सर्द महरी देखने में मिल रही थी। कमरे में वो सिर्फ रात के वक्त इकट्ठे होते। रोज की तरह रिमशा सोफे पर और वो बेड पर होता, जबकि कई बार वो उसे ऑफर कर चुका था कि वो बेड पर आ जाए, सोफे पर वो सो जाएगा, मगर रिमशा ने इनकार कर दिया था। उसे इस्लामाबाद वाली ऑफिस ब्रांच को संभालने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो माँ बाप के कहने को रिमशा भी साथ ले गया। वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर हैदर और कशान की माँ के कहने पर जाना पड़ा, और यहाँ आकर उसने कशान के साथ एक कमरे में रहने से साफ इनकार कर दिया। कशान खामोश हो गया। कुछ वक्त दे दो, शायद गुस्सा कम हो जाए। शाह जहाँ पर चौंके हैदर और मिसेस हैदर नहीं थे, इसलिए रिमशा ने खुलकर उसे जज करना शुरू कर दिया। उसके साथ खाने की टेबल तक बैठने को तैयार ना होती। मुलाजमा जब खाना बना लेती तो वो अपना किचन में बैठकर खाती या फिर अपने कमरे में चली जाती। एक दिन कशान उससे बात करने के लिए उसके कमरे में गया। रिमशा वॉशरूम में थी। कशान सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। रिमशा कमरे में दाखिल हुई। वो नहा कर आई थी। लाइट पिंक कलर की कॉटन की शर्ट जो कि गीली होकर उसके जिस्म से चिपकी हुई थी, उसके वजूद के तमाम रनाइयों को उजागर कर रही थी। गीले बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे, जिससे टपकता पानी गले और पुष्ट को मजीद गीला कर रहा था। कशान की नजरें उसके वजूद पर जम सी गई। रिमशा की नजर उस पर पड़ी तो आंखों में नाकवार तासुर उभरा। उसे दुपट्टे की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर दुपट्टा सोफे पर कशान के नीचे दबा हुआ था, जिसे वो नहीं देख पाई थी। इससे पहले कि वो अलमारी की तरफ बढ़ती, कशान उसका हाथ थाम गया। यार, शोर हो तुम्हारा, मुझसे पर्दा करने की कोशिश क्यों करती हो? वो भारी गंभीर लहजे में बोला। नहीं मानती मैं आपको अपना शौहर। हाथ छोड़े मेरा। रिमशा ने तलख लहजे में कहा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? शरई और कानूनी बीवी हो, निकाहनामे पर साइन है तुम्हारे। ये तो मेरी मोहब्बत है कि अब तक तुम्हें अपने हक के लिए मजबूर नहीं किया। कशान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं आग लगाती हूँ आपकी मोहब्बत को, और निकाहनामे पर साइन मैंने अपनी मर्जी या खुशी से नहीं किए, धोखे से बुलाकर डरा धमका कर करवाए। तब कब तक ये बात दोहराती रहोगी? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, और तुम भी तो मुझसे करती थी मोहब्बत। यार बस करो, 4 महीने होने वाले हैं हमारी शादी को, और तुम मुझे कब तक यूं सजा देती रहोगी? वो भारी बोझल लहजे में कहता उसे करीब कर गया। उसकी गर्म सांसें रिमशा को अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस हुई, तो उसका चेहरा तिमतिमा उठा। पूरा जोर लगाकर उसका हिसार तोड़ती वो वापस वॉशरूम में घुस गई। कशान हैदर अफसोस से चंद पल वॉशरूम के बंद दरवाजे को दिखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वो जो बात करने आया था वो भी भूल गया था। कई दिन गुजर गए, दोबारा रिमशा से उसका सामना नहीं हुआ। एक दिन वो ऑफिस में जल्दी घर आ गया। रिमशा लाउंज में ही बैठी हुई थी। उससे मुखातिब होकर बोला, मेरा एक फ्रेंड और उसकी फैमिली आज रात खाने पर आ रही है, प्लीज अच्छे से ड्रेसअप होके ना उनसे मिल लेना। मगर रिमशा उसे जलील करने के ऐन मेहमानों के सामने से गुजर कर चली गई। कशान के रोकने पर भी ना रुकी और ना ही ने सलाम किया। मेहमानों के जाने के बाद कशान का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। उसके जब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो तेज कदमों से चलता सीधा रिमशा के पास गया, तो फिर भरपूर गुस्से से बोला, क्या बदतमीजी थी ये? रिमशा ने भी हमेशा की तरह बेनियाजी और बदले की भरी हुई ठंडक के साथ जवाब दिया, जब मेरा आपसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है तो आपके मेहमानों को आग लगाऊं मैं? उसकी आवाज में एक ऐसी चुभन थी जिसने कशान के अंदर कई महीनों से दबे लावे को बाहर निकाल दिया। वो 4 महीने से उसकी हर बदतमीजी, हर तंज, हर बेरुखी बर्दाश्त करता आया था। हर बार नरम पड़ जाता कि शायद रिमशा बदल जाए, शायद उसकी रंजिशें कम हो जाए, मगर आज हद हो गई थी। आज वो मजीद सब्र न कर सका। उसने लम्हे भरने से बाजू से सख्ती से पकड़ा और खींचा और अपने कमरे के अटैच वॉशरूम में ले गया। रिमशा को समझ ही ना आया कि ये क्या हो रहा है, मगर अगले लम्हे वो शदीद सर्दी में बर्फ जैसे ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ी थी।
पानी का हर कतरा उसकी हड्डियों में उतर रहा था। वो कांपने लगी, होठ पीछे खड़ी रही। शायद अना उसे बर्दाश्त में मजबूर कर रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कमजोर पड़ गई तो कशान जीत जाएगा, मगर कशान भी आज समझौते के मूड में नहीं था। वो दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था, मगर साथ कहीं अंदर गहराई में उस टूटे हुए ताल्लुक का दर्द भी था, जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहा था। अचानक रिमशा ने डगमगाना शुरू कर दिया। उसका जिस्म जोर से कपकपाने लगा, दांत बजने लगे, सांसें टूटने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज खोने लगी। कशान चौंका, आगे बढ़ा और रिमशा उसकी बाहों में आ गई। उसकी हालत देखकर वो घबरा गया, फौरन से उठा और बाहर कमरे में आया। हीटर ऑन किया, उसने बिस्तर पर लिटाया। रिमशा का जिस्म सर्द पड़ रहा था, उसके कपड़े भीग कर जिस्म से चिपके हुए थे, उसकी सांसें भारी थी। कशान ने कमरा हल्का सा तरीक किया ताकि वो मजीद घबरा ना जाए। फिर बड़ी मुश्किल से उसके गीले कपड़े अलग किए और गर्म कपड़े पहना दिए। इस अमल में उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इसे एहसास हो रहा था कि वो हद से बढ़ गया है। वो सारी रात उसके पास बैठा रहा। वो नींद बेहोशी की हालत में कभी कराहती, कभी आंखें खोलकर दोबारा बंद कर देती। सुबह तक उसे तेज बुखार हो गया, मगर जब होश आया तो उसने जिद पकड़ ली कि वो दवा नहीं लेगी और ना ही कुछ खाएगी। वो बस रोती रही, जैसे उसके वजूद का सारा बोझ आंसू की सूरत निकल रहा हो। दोपहर में अचानक दरवाजा खुला और मिसेस हैदर अंदर आई। उन्होंने रिमशा की हालत देखी तो बेहद परेशान हो गई। सवाल पर सवाल करने लगी कि आखिरकार रिमशा ने रोते हुए सब बता दिया। कशान की रात की हरकत, उसकी सख्ती, उसकी सजा। मिसेस हैदर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्होंने काशान को खूब डांटा। वो चुपचाप सुनता रहा, एक लफ्ज अपनी सफाई में ना बोला, ना ये बताया कि रिमशा ने भी उसे किस हद तक तंग किया था। उसने बस सर झुकाकर अपनी गलती कबूल कर ली। शायद वो वाकई शर्मिंदा था, शायद उसे खौफ था कि मजीद कुछ कहने से मामला और खराब हो जाएगा। उस दिन मिसेस हैदर रिमशा को अपने साथ लाहौर ले गई। काशान ने जाते वक्त उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद वो समझ रहा था कि फिलहाल यही बेहतर है। शर्मिंदगी के मारे वो लाहौर 1 महीना नहीं आया। कारोबार की मसरूफियत का बहाना बनाता रहा। इस दौरान वो फोन पर कई बार रिमशा को मनाने की कोशिश करता रहा, मगर रिमशा पत्थर बनी रही। उसकी हर बात, हर मुआफी, हर वजाहत रद्द करते थी। आखिरकार काशान ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। उन्हीं दिनों से बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ा। टूर 1 महीने का था, मगर मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि उसे 3 महीने लग गए। उन 3 महीनों में माँ बाप से तो बात करता रहा, लेकिन रिमशा का नाम तक ना लेता, ना उसे कॉल करता, ना मैसेज। जो लड़की उसकी तवज्जो की आदी हो चुकी थी, अब उसकी बेरुखी से बेचैन रहने लगी। और रातों को सोचती, क्यों क्यों खामोश हो गया। उसकी इस बेतनाई के पीछे क्या वजह थी। हकीकत ये थी कि मिसेस हैदर ने जानबूझकर उसके दिल में बेचैनी डाल दी थी। वो अक्सर उसके सामने काशान की पर्सनल सेक्रेटरी का जिक्र छेड़ती रहती, जो उसके साथ टूर पर गई थी। हालांकि वो एक उधेड़ उम्र शादीशुदा औरत थी, मगर मिसेस हैदर ने रिमशा के सामने उसे एक खूबसूरत नौजवान लड़की बनाकर पेश किया। वो रोज उसे ऐसी कहानियां सुनाती जिसमें शौहर बीवियों की बेरुखी से तंग आकर दूसरी औरतों की तरफ माइल हो जाते। इन बातों ने रिमशा को अंदर से हिला कर रख दिया था। वो अपने दिल से अब हारने लगी थी। वो सोचती रहती कि कहीं कचान वाकई बदल ना जाए, कहीं वो किसी और की तरफ माइल ना हो जाए। ये सब देखकर दूर बैठा काशान खुश था। उसे लगा कि आखिरकार रिमशा नरम पड़ रही है। वापस आकर उसने खुद भी इसकी तब्दीली महसूस की। रिमशा अब गैर महसूस तरीके से उसके काम करने लगी थी। कभी कुछ पूछती, कभी किसी बात पर बात बढ़ाती। पहले से ज्यादा करीब आने लगी थी, मगर अब दोनों के दरमियान एक अजीब सी झिझक भी थी, एक खामोशी जो बातों से ज्यादा बोलती थी। उस रात काशान जल्दी कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया, जबकि रिमशा नमाज पढ़ रही थी। पुरसुकून चेहरा, झुके हुए कंधे और अल्फाज की हल्की हल्की सरगोशी। काशान उसे देखते हुए बोला, शोर को राजी ना करने वाली औरतों की इबादत कबूल नहीं होती है। आवाज में तंज कम और दर्द ज्यादा था। रिमशा खामोशी से नमाज पढ़ती रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर ना आया। नमाज के बाद उसने जाए नमाज तय करके रखा, सर से दुपट्टा उतारा, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। अभी कुछ देर पहले वो नहा कर ही आई थी। उसके बाल नम थे। वो हल्के हाथों से ब्रश करने लगी। अचानक ब्रश उसके हाथ से गिरकर फर्श पर जा लगा। आवाज मामूली थी, मगर काशान ने फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी नजर रिमशा के चेहरे पर पड़ी, जो पहली बार उसकी मौजूदगी से घबराहट और नर्वसनेस में डूबा हुआ था। उसका दिल धक से रह गया। जी, वो रिमशा नहीं थी,
जो कभी उसे आंख भरकर दिखती भी नहीं थी। ये वही पत्थर दिल लड़की थी या कोई और? क्या 3 महीनों की दूरी ने वाकई उसे दिल को बदल दिया था, या वो अब इस बंधन को टूटते हुए देखना नहीं चाहती थी? कसान ने उसे देखते हुए हल्का सा साथ दिया, और इसी लम्हे रिमशा ने पहली बार महसूस किया कि वाकई इसकी मौजूदगी से लड़ रही है। शायद इसलिए नहीं कि उससे डरती है, बल्कि इसलिए कि अब वो इसे खोना नहीं चाहती। और शायद काशान भी आज पहली बार उसे समझने के लिए तैयार था। बालों में ब्रश करने के बाद उसने लोशन उठाकर हाथों पर लगाया और आईने में चूर निगाहों से काशान को दिखा, जो अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। हाथों का मसाज करने के बाद वो आहिस्ता से मुड़ी और सोफे पर जा बैठी। काशान की गैर मौजूदगी में वो बेड पर सोती रही थी, लेकिन अब उसकी मौजूदगी में वो फिर से सोफा संभाल चुकी थी। कुछ देर बैठी वो सोचती रही कि बेड से तकिया लेने जाए या नहीं। काशान अपने फोन में बहुत मगन दिखाई दे रहा था। वो दबे पांव उठकर बेड की तरफ पड़ी, मगर वो कॉफिल नहीं था। जैसे वो तकिया उठाने को झुकी, कसान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। रेवशा संभल न सकी, ना ही खुद को छुड़ा सकी। कशान हैदर की बाहों में मोम की तरह पिघलती गई। सुबह जब कशान की आंख खुली तो उसके पहलू में नहीं थी। अंगड़ाई लेकर वो उठ बैठा। वॉशरूम का दरवाजा खुला और निखरी निखरी सी रिमशा अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराते हुए बोला। रिमशा ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी पुश्त किए हुए आईने के सामने झटक कर अपने बाल खुश्क करने लगी। वो दर हकीकत बाल खुश्क नहीं कर रही थी, बल्कि अपना गुस्सा बालों पर निकाल रही थी। उसे अपनी रात वाली कैफियत पर पछतावा हो रहा था। जिस शख्स ने धोखा दिया, जिसकी वजह से वो अपने खूनी रिश्तों से महरूम हो गई, उसी की बाहों में वो क्यों पिघली? उसे अपने जिस्म तक रसाई क्यों दी? उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। इन बेचारों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मुझ पर आ रहा है तो मुझ पर निकालो ना। काशान मुस्कुराता हुआ उसके पीछे जा खड़ा हुआ। रिमसा ने एक सुलगती निगाह उस पर डाली और वहां से पलटने लगी, तो काशान ने उसकी कलाई थाम ली। इससे पहले कि उसे कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। काशान के यस कहने पर मुलाजमा ने रिमशा से कहा, आपको बेगम साहिबा लाउंज में बुला रही हैं। रिमशा फौरन बाहर चली गई और काशान भी उसके पीछे था। लाउंज में दाखिल होते से झटका लगा। बिल्कुल साबित हो गई, बिल्कुल मुजस्समा। उसे लगा वो कोई ख्वाब दिख रही है। सामने ही बाबा और मामा बैठे हुए थे। वो पत्थर की तरह साकित अपने बाबा और मामा को उठकर गले से लगाते। वो हैरान थी, बेहद हैरान। न जाने ये मुआवजा कैसे हुआ। फिर से पता चल गया कि दर हकीकत उसके ताया की बेटियों रबाब और मुश्तल ने उसके जाने के फौरन बाद अपनी अपनी पसंद से खानदान से बाहर शादियां की थी। कुछ अरसा तो ताया नाराज रहे, फिर बेटियों के साथ आना जाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर हयात खान को भी एहसास हुआ कि अपनी इकलौती बेटी को नाहक सजा दे रहे हैं। बालिग की शादी तो इस्लाम भी मना नहीं करता। उनकी बेटी ने सिर्फ निकाह किया था। ताबू के बेटे की तरह घर से भागी ही नहीं थी, बल्कि उसने खुद उसे घर से निकाला था। फिर वो क्यों ना माफ करे भला? रिमसा की आंखों से मोतियों की तरह आंसू टपकने लगे। वो अपने बाबा के कदमों में गिर पड़ी और बार बार माफी मांगने लगी। हयात खान ने बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी नम थी। बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें सजा दी। हमें माफ कर दो। उन्होंने रिमसा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रिमसा की माँ भी रोते हुए आगे बढ़ी और अपनी बेटी को गले से लगाया। बेटा, हमने कितनी तकलीफ दी तुम्हें, कितने महीने तुम हमसे दूर रही। उसे इसकिया लेते हुए बोली। काशान हेगर एक तरफ खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। मिसेस हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारे बाबा की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने खुद हयात खान से मुलाकात की, उन्हें समझाया। काशान ने अपने वालिद हैदर मलिक को शुक्र की नजरों से देखा, जो एक तरफ मुस्कुराते हुए खड़े थे। हयात खान ने काशान को अपने पास बुलाया। बेटा काशान, तुमने जो तरीका इख्तियार किया वो गलत था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, उसे आसाइशों में रखा। उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काशान के सर पर शफकत से हाथ रखा। काशान की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जान, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन रिमसा के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैंने इसे कभी तकलीफ नहीं दी, सिवाय उस एक दिन के, जब मैंने गुस्से में गलती कर दी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मैं रिमशा को हमेशा खुश रखूंगा। इससे सच्चे दिल से कहा, और रिमशा ने पहली बार काशान की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। उसके दिल में काशान के लिए जो नफरत थी, वो अब पिघल
पिघल रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि काशान वाकई उससे मोहब्बत करता है और उसने जो कुछ भी किया मोहब्बत की शिद्दत में किया। मिसेस हैदर ने खुशी से ऐलान किया, आज हम सबके लिए खुशी का दिन है। आज से रिमशा वाकई हमारे घर की बहू बन गई है। आज हम एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम करेंगे जिसमें दोनों खानदान शामिल होंगे। शाम को एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया और रिमशा के तमाम भाई, चचा, ताया, कजन सब आए हुए थे। पहले तो सबका रवैया ठंडा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल नरम होता गया। रिमशा की छोटी बहन उससे गले मिलकर खूब रोई, आपा हम सबको आपकी बहुत याद आई। घर बिल्कुल सूना सूना लगता था। वो बोली। काशान ने रिमशा के तमाम घर वालों से मुलाकात की और सबसे माफी मांगी। उसकी आजजी और खलूस देखकर सबके दिल पिघल गए। रिमशा के भाइयों ने भी काशान को कबूल कर लिया और उसे खानदान का हिस्सा मान लिया। रात को जब रिमशा कमरे में आई तो काशान पहले से ही मौजूद था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर दिख रहा था। रिमशा ने आहिस्ते से उसके करीब जाकर कहा, काशान मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मैं जानती हूँ आप मेरे मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं अपने गुस्से में आपको सजा दे दी रही। काशान ने मुड़कर उसे देखा, रिमशा मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारे घर वालों से तुम्हें अलग कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रिमशा ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन आज मैं समझ गया कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। आपने जो कुछ भी किया मोहब्बत में किया और आज मेरे घर वाले वापस आ गए। सब आपकी ही वजह से है ना मुमकिन हुआ। कशान ने उसे अपनी बाहों के हिसार में भर लिया। रिमशा मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रिमशा ने पहली बार सच्चे दिल से कशान की बाहों में खुद को छोड़ दिया। उसके दिल में अब कशान के लिए सिर्फ मोहब्बत थी, नफरत का कोई नामो निशान नहीं था। अगले कुछ महीने बहुत खुशगवार गुजरे। रिमशा अपने मेके आना जाना शुरू हो गई। कशान खुद उसे छोड़ने और लेने जाता था। दोनों खानदानों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते गए। हयात खान और हैदर मलिक इकट्ठे बिजनेस के मंसूबे बनाने लगे। एक दिन रिमशा ने कशान को बताया कि वो मां बनने वाली है। कशान की खुशी की कोई हद न रही। उसने रिमशा को घुमाकर हवा में उठा लिया। मिसेस हैदर ने जब ये खबर सुनी तो खुशी से फूले ना समाई। उन्होंने फौरन रिमशा की माँ को फोन किया, ये खुशखबरी सुनाई। 9 महीने बाद जब रिमशा ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया तो दोनों खानदान खुशी से झूम उठे। कशान ने अपने बेटे को गोद में लिया और रिमशा की तरफ शुक्रिया वाली नजरों से देखा, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। रिमशा मुस्कुराई, नहीं कशान, हम सब ने मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाई है जो शुरू में जबरदस्ती से शुरू हुई थी और आज सच्ची मोहब्बत में बदल गई। कशान ने रिमशा के माथे पर प्यार से बूसा दिया, मैं जानता हूँ मैंने गलत तरीका इख्तियार किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। तुम मेरी जिंदगी हो रिमशा और ये बच्चा हमारी मोहब्बत का फल है। साल गुजरते गए। कशान और रिमशा की जिंदगी खुशियों से बढ़ गई। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। दोनों खानदान एक हो गए। रिमशा अब कशान हैदर की सच्ची मोहब्बत और वफादार बीवी थी जो अपने शोहर को दिलो जान से चाहती थी। कशान हैदर ने भी अपने वादे को पूरा किया और रिमशा को हमेशा खुश रखा। वो एक बेहतरीन शोहर, बेहतरीन बाप साबित हुआ। जो रिश्ता जबरदस्ती से शुरू हुआ था वो अब मोहब्बत, एहतराम और वफा की मिसाल बन चुका था।